गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम इतिहास और नागरिक शास्त्र में घटक 2 इतिहास के साधन का अध्ययन भाग 1। इतिहास के साधन में हम भौतिक साधन, लिखित साधन, मौखिक साधन, प्राचीन भारत के इतिहास के साधन, इतिहास का लेखन करते समय बरती जाने वाली सावधानी, इन सब मुद्दों का अध्ययन करने वाले हैं। हमारे पूर्वजों द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं आज भी उपलब्ध है। उनके द्वारा उकेरे गए विभिन्न लेख हमें मिले हैं। इन साधनों की सहायता से हमें इतिहास का ज्ञान होता है। इसके अतिरिक्त रीति रिवाजों, परंपराओं, लोक कलाओं, लोक साहित्य, ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। इन सभी को इतिहास के साधन कहते हैं। इतिहास के साधनों के 3 प्रकार होते हैं: भौतिक साधन, लिखित साधन, मौखिक साधन। किले, गढ़, गुफा, स्तूप जैसे वस्तुओं को भौतिक साधन कहते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य किन किन वस्तुओं का भौतिक साधन कहते हैं, इन सब का हम इस इतिहास की पुस्तक में अध्ययन करने वाले हैं। आपको पता है कि हमारे पूर्वज द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं आज भी उपलब्ध है। उनके द्वारा उकेरे गए विभिन्न लेखों से हमें इतिहास का ज्ञान होता है। इसके अतिरिक्त रीति रिवाज, परंपराओं, लोक कलाओं, लोक साहित्य, ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। इन सभी को इतिहास के साधन कहते हैं। इतिहास के साधन, पहला है भौतिक साधन, दूसरा है लिखित साधन और तीसरा है मौखिक साधन। सबसे पहले हम भौतिक साधन का अध्ययन करेंगे। आपको मालूम है भौतिक साधन यानी भौतिक यानी जो वस्तु के रूप में हमें दिखाई देती है, ठीक है, उन्हें भौतिक साधन कहते हैं। दैनिक जीवन में मनुष्य विभिन्न वस्तुओं का उपयोग करता है। पूर्वकालीन मनुष्य द्वारा उपयोग में लाई गई अनेक वस्तुएं आज भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी दे सकती है। प्राचीन वस्तुओं में कपड़े के टुकड़ों के आकार, रंग और नक्काशी के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे बर्तन किस कालखंड के होंगे। गहनों, आभूषण तथा अन्य वस्तुओं के आधार पर मानवीय समाज के पारंपरिक संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। अनाज, फलों के बीज, प्राणियों की हड्डियों के आधार पर आहार की जानकारी मिलती है। विभिन्न कालखंडों में मनुष्य द्वारा बनाए गए मकान और इमारतों के खंडहर पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सिक्के और मुद्राएं भी पाई जाती है। इन सभी की सहायता से मानवीय व्यवहार की जानकारी प्राप्त होती है। इन सभी वस्तुओं और वास्तुओं अथवा उनके अवशेषों को इतिहास के भौतिक साधन कहते हैं। अभी आप देखेंगे ये तो चार्ट दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा है ये भौतिक साधन। अब भौतिक साधन में किसका किसका समावेश होता है, ठीक है। सबसे पहले है सिक्के। सिक्के यानी जो हम खरीदी बिक्री, आय व्यय, लेन देन में जो रुपए के स्थान पर हम जो सिक्के का प्रयोग करते हैं, वो सिक्के प्राचीन काल से क्या आती है, चली आ रही है। भले ही सिक्कों के जो धातु ने में के रूप में परिवर्तन हो गया है,
प्राचीन काल में ये तांबे के, सोने के, ठीक है, पित्तल, कांसा, चांदी, इस प्रकार के सिक्कों का प्रयोग होता था। इसी प्रकार ये सिक्के जो है इनका भौतिक साधन में प्रयोग होता है, जिनसे हमें इतिहास के कालखंड की जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार प्रार्थना स्थान, प्राचीन काल से अब तक अनेक प्रार्थना स्थान से हमें प्राचीन कालखंड की जानकारी प्राप्त होती है। उसी प्रकार दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं, प्राचीन काल के लोग अपने दैनिक जीवन में जितनी भी वस्तुएं उपयोग में लाई जाती है उनसे भी हमें उस कालखंड की जानकारी प्राप्त होती है। राजमुद्रा यानी हमारे देश की मुद्राएं, ठीक है, जिसको राज का दर्जा मिला हुआ है। उसी प्रकार आभूषण, आभूषण यानी गहने, जो स्त्रियां या पुरुष अपने श्रृंगार के रूप में सोने, चांदी, मोतियों, हीरो का जो उपयोग करते थे वो आभूषण। प्राचीन काल से ये आभूषणों की जो पहनने की प्रथा है ये चली आ रही है। उन आभूषणों से भी हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। वस्तु संग्रहालय, वस्तु संग्रहालय एक स्थान का नाम है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का संग्रह होता है और ये वस्तुओं के संग्रह हमें प्राचीन इतिहास की अध्ययन कराता है। वेशभूषाएं, सभी हमारे देश में अनेक प्रकार के जाति, धर्म, वंश और अनेक पीढ़ियां आकर चली गई है, जैसे द्रविड़ और आर्य लोग, अफगानिस्तानी, इस्लाम, सुल्तान, इस प्रकार के अनेक लोग, अंग्रेज, अनेक प्रकार के लोग आए और उन्होंने उनकी जो वेशभूषा, उनका जो पहनावा, उनसे भी हमें उनकी संस्कृति का क्या कराती है, ज्ञान कराती है। आधुनिक स्थापत्य, आधुनिक स्थापत्य यानी आधुनिक काल में भी क्या किया गया है, जैसे जैसे दिन होते गए हैं, वर्तमान युग में, आधुनिक युग में भी विभिन्न प्रकार की क्या है, ऐतिहासिक भवन या मंदिर, अनेक दर्शनीय स्थल जो निर्मित किए गए, इसका भी समावेश इन भौतिक साधनों में किया जाता है। एक बार आप फिर से ध्यान से हो, सिक्के, प्रार्थना स्थान, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं, राजमुद्रा, आभूषण, वस्तु संग्रहालय, वेशभूषा और आधुनिक स्थापत्य, इन सभी का समावेश भौतिक साधनों में होता है। अभी मैं और एक चीज आपको बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनो। अभी आप देखो, ये देखो सिक्के कैसे थे, ध्यान से देखिए, ये भौतिक साधन है। ये सिक्के तो आपने देखा होगा, जब हम बहुत छोटे थे इन सिक्कों का चलन था। ये है गहने और आभूषण, ठीक है। ये है बर्तन, ये मिट्टी के बर्तन ही प्राचीन काल में प्रयोग किया जाता था। ये है कपड़ा, कपड़ा यानी जो वस्तु है, बर्तन है, उसका ये एक प्रकार का टुकड़ा। आपने देखा होगा ये जो टुकड़ा है यानी कपड़ा, इसमें भी हमें नक्काशी, उनकी कलाकृति, उसका रंग, ये सब हमें उनकी संस्कृति और प्राचीन काल का हमें क्या करती है, याद दिलाती है।
ये है पेशवाकालीन सिक्के, ये हैदर अली सिक्के। ये है किसी राजा महाराजों के नाम पर शासन काल में तैयार किए गए ये जो सिक्के हैं, ये क्या कहलाते हैं? एक प्रकार की राज मुद्रा ही कहलाई जाती है, यानी उनके राज्य में निर्मित हुई है। ठीक है, इसलिए ये सब सिक्कों को देखकर हमें उनका जो काल है वो हमें क्या होता है? स्मरण होता है। इसे ही राज मुद्राएं कहते हैं। ये है इंडियन म्यूजियम कोलकाता। म्यूजियम मैंने आपको पहले बताया संग्रहालय है, तो ये जो ऐसी प्राचीन संग्रहालय है ये भी हमारी ऐतिहासिक धरोहर ही है। यह है कुतुब मीनार, यह भी एक हमारा प्राचीन धरोहर है। और ये कहाँ पर है पता है आपकी? हमारे भारत देश की राजधानी दिल्ली में स्थित है। फिर है बोरोबुदुर स्तूप, ये प्राचीन स्तूप है। ठीक है, इनका भी समावेश ऐतिहासिक है। फिर है अशोक स्तंभ, आपने देखा होगा ये कहाँ पर दिखाई देता है हमको? हमारे सिक्कों में, हमारे जो रुपए है उनमें ये दिखाई देता है। ठीक है, देखा होगा ये देखो यहाँ पर अशोक चक्र। अब ये चक्र और कहाँ दिखाई देता है? हमारे राष्ट्र ध्वज में। ठीक है, जो अशोक चक्र है ये हमारे राष्ट्र ध्वज में बीचों बीच दिखाई देता है। उसी प्रकार अशोक स्तंभ में ये हमें ये दिखाई देता है। आपको पता है यहाँ पर हमें 3 सिंह दिख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक चौथा सिंह है, यानी 4 सिंह, यानी ये सिंह ये हमारा अशोक स्तंभ में ये 4 सिंह और ये अशोक चक्र का समावेश होता है। अब हम देखेंगे कैलाश मंदिर वेरूल एलोरा, यानी बड़े बड़े मंदिरों का भी समावेश हमारे ऐतिहासिक धरोहर में होते हैं। हमें इतिहास की जानकारी देता है, कालखंड का उस कालखंड के हमें क्या कराता है? ये ज्ञान देता है। ये है गोल गुम्बज, ये कैसा है? ये भी हमारे प्राचीन कालखंड का एक प्रकार की धरोहर है। ठीक है, ये गोल गुम्बज की कोई बता सकता है खासियत क्या है? आप अगर इसके अंदर गए और आवाज लगाए तो वो आवाज गोल घूमकर कहा जाती है, फिर से हमारे कानों में आ जाती है। ये गोल गुम्बज भी एक प्रकार की ऐतिहासिक धरोहर है। हमारे देश में सुल्तान और मोहम्मद ऐसे बड़े जो अफगानिस्तान से जो आए थे, उन्होंने इस प्रकार के मस्जिदों और ऐतिहासिक धरोहरों का निर्माण किया था। अब हम दिखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज रेल टर्मिनल। आपको मालूम है ये कितना सुंदर है? ये कहाँ पर है पता है किसी को? ये है मुंबई में। मुंबई का ये रेलवे स्टेशन है। अगर आप इसको देखेंगे तो किसी महल के समान दिखाई देता है। और इसे किससे बनाया मालूम है? जब अंग्रेजों ने पहली जो ट्रेन है, आपको पता है मुंबई से ठाणे चली थी, और ये स्टेशन जो है ये अंग्रेजों ने निर्मित किया था। और इतना सुंदर है तो कभी कभी हमें गर्व भी होता है, इतना सुंदर इन अंग्रेजों के कारण ही हमें प्राप्त हुई है। शाम के समय यह पूरी लाइटिंग से जगमगाती है, तब ऐसा लगता है कि हम राजमहल के सामने खड़े हैं। तो यह भी एक प्रकार की ऐतिहासिक धरोहर है, जिनसे हमें हमारे इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। हम देखेंगे अब आगा खान पैलेस पुणे। देखो यह भी एक किसी
ऐतिहासिक कालखंड को याद दिलाता हुआ यह पहले, ठीक है, यह भी एक भौतिक साधन है। अभी आपने जितने भी चित्र देखे ये सब का समावेश भौतिक साधनों में होता है। अभी हम देखेंगे क्या तुम जानते हो। देखो, प्राचीन काल में जब न विज्ञान ने ज़्यादा प्रगति की थी, उस समय का यह एक प्रसंग जैसा है कि उस समय वहाँ जो थे वहाँ पर पहले ज़माने में चक्की नहीं थी, तो वो अनाज को किस प्रकार आटा पीसते उसको टिकाऊ रखने के लिए वो क्या करते थे, यहाँ पर चित्रित किया गया है। अनाज के दाने बहुत समय तक टिके नहीं रहते, उनमें कीड़े लगते हैं, उनका बुरादा हो जाता है। प्राचीन समय में अनाज को पीसकर आटा बनाने से पहले अनाज को भूनते थे और बाद में उससे मोटा दरदरा पीसते थे। अनाज को भूनते समय यदि उसके कुछ दाने अधिक भुने जाते अथवा जल जाते तो वह फेंक दिए जाते। आपको मालूम है, अगर एक भी दाना अगर जल जाता है, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा भुन जाता है तो उसका स्वाद कैसा हो जाता है, कसेला या कड़वा हो जाता है। और अगर ऐसा दाने अगर हमारे आटे में चले गए तो वो कैसा हो जाएगा, रोटी थोड़ी सी कड़वी हो जाएंगी। तो वो प्राचीन काल के लोग क्या करते थे, वो जो भुने हुए जो दाने थे वो क्या करते थे, फेंक देते थे। ऐसे जले हुए दाने कई वर्षों तक टिके रहते हैं। देखो, ये जो जले हुए दाने हैं वो खराब नहीं होते थे, कई वर्षों तक टिके रहते थे। ऐसे दाने उत्खनन में पाए जाते हैं। जब खुदाई होती है, प्राचीन पुरातन के जो शोधकर्ता है खोदते रहते हैं प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए, उस समय इस प्रकार के दाने दुने दिखाई दिए तो तब उसको यानी ज्ञात हुआ कि वे उस समय क्या करते थे। प्रयोगशाला में उसका परीक्षण किए जाने पर वे दाने किस अनाज के हैं यह पहचाना जा सकता है। उत्खनन के समय ऐसे अनेक प्रकार के अनाज उन्हें प्राप्त हुए और उन्हें प्रयोगशाला में उसका परीक्षण किए तो उन्हें पता चला कि ये दाने किस अनाज के हैं। यानी उस समय भी लोग बुद्धिमान थे और नए नए संशोधन करते थे। अनाज को टिकाऊ बनाने के लिए वो क्या करते थे, भूनते थे, सेक कर रखते थे। तो एक प्रकार का ज्ञान हमें इतिहास की जानकारी देता है। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा साधन, लिखित साधन। लिखित साधन यानी ऐसे साधन जो लिखे हुए, यानी अश्मयुग के मनुष्य ने अपने जीवन के अनेक प्रसंगों और भावनाओं को चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। हजारों वर्ष बीतने पर मनुष्य लिखने की कला से अवगत हुआ है। प्रारंभ में मनुष्य लिखकर रखने के लिए प्रतीकों और चिन्हों का उपयोग करता था। इन प्रतीकों और चिन्हों से लिपि बनने में हजारों वर्ष लग गए। प्रारंभिक समय में लिखने के लिए कपड़े, कच्ची ईंटें, पेड़ों की छालें, भोजपत्र जैसे सामग्री उपयोग किया जाता था। ऐसी सामग्री पर किसी नुकीली वस्तु से लिखे जाने वाले विषय को उकेरा जाता है। अनुभव एवं ज्ञान में जैसे जैसे वृद्धि होती गई, वैसे वैसे विविध पद्धतियों द्वारा लेखन का प्रारंभ हुआ। आसपास में घटित घटनाओं, सरकारी दरबार में चलते हुए कामकाज का वृत्तांत आदि जानकारी लिखने की पद्धति प्रारंभ हुई। अनेक राजाओं ने अपने आदेश, न्याय निर्णयों और दान पत्रों को पत्थर तथा तांबे के पत्रों पर उकेर कर रखा है। ठीक है, प्राचीन काल में वस्तु को
टिका कर रखना, संभाल कर रखना, ऐसे साधन नहीं थे। अभी जैसे आपने देखा होगा, आपको अगर पैसा संभाल कर रखना है बहुत दिन तक, तो हम क्या करते हैं, बैंक में उसको जमा करते हैं। आप किसी के पास सोना चांदी है तो क्या करते हैं लोग, सोना चांदी को आज बैंकों में लॉकर में रखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अभी लिखित जो चीज़ें हम कॉपी किताब में लिखते थे, उस समय कॉपी किताब भी नहीं थे, तो हम कॉपी किताब में लिख लिख कर स्टोर करके रखते हैं। किताबों छाप कर उसको जाता है। अभी और एक यंत्र है, पेन ड्राइव है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इनमें सब में स्टोर रखते हैं। मीडिया है, मीडिया में डाल देते हैं और सारी ये जो लिखी हुई चीज़ें स्टोर करके रखते हैं। लेकिन प्राचीन समय में ये सारे कुछ नहीं था। उस समय क्या करते थे, बर्तनों में, भोजपत्रों में, पेड़ की छालों में, कच्ची ईंटों में, कपड़े में, सब में क्या करते थे, नुकीली वस्तु से उकेर कर लिख कर रखा करते थे, ठीक है। और जैसे जैसे उनको अनुभव हुआ, ज्ञान हुआ, तो वैसे वैसे क्या करने लगे, लिखित साधन के विविध क्या करने लगे, पद्धतियाँ या साहित्य का निर्माण करने लगे। और आसपास घटित घटनाओं, सरकारी दरबार में चलने वाले कामकाज का वृत्तांत आदि जानकारी लिखने की पद्धति प्रारंभ हुई। अनेक राजाओं ने अपने आदेशों, न्याय निर्णयों और दान पत्रों को पत्थर अथवा तांबे के पत्रों में उकेर कर रखा है, ठीक है। पहले के ज़माने में जो राजा महाराज थे वो आदेश देते थे, कुछ न्याय देते थे, निर्णय देते थे, तो उन सबको काय में लिख के रखते थे, पत्थरों में या तांबे के जो पत्रे थे उनमें उकेर के रखते थे, ठीक है। कालांतर में साहित्य की अनेक विधाओं का निर्माण हुआ, लेकिन धीरे धीरे बाद में क्या हुआ, इतने तांबे के ऐसे पत्र बना के स्टोर करके रखेंगे, फिर धीरे धीरे साहित्य का निर्माण हुआ। धार्मिक, सामाजिक ग्रंथों, नाटकों, काव्यों, यात्रा वर्णन तथा वैज्ञानिक विषयों से संबंधित लेखन हुआ, ठीक है। धीरे धीरे फिर धार्मिक, सामाजिक ग्रंथ, नाटकों, काव्यों, फिर यात्रा वर्णन तथा वैज्ञानिक विषयों से संबंधित लेखन होने लगा। ऐसे साहित्य सामग्री से तत्कालीन इतिहास को समझने में सहायता प्राप्त होती है। इन सब साधनों से हमें तत्कालीन इतिहास की जानकारी समझने में क्या होती है, मदद मिलती है, सहायता मिलती है। इन संपूर्ण साहित्य को इतिहास के लिखित साधन कहते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे सबसे पहले समाचार पत्र। जब ये समाचार पत्र क्या होता है, एक पेज में पूरे घटनाओं, वर्तमान की जो घटना है उसको क्या किया जाता है, छाप दिया जाता है। जो स्टोर करके रखो तो हमें उस समय के कालखंड की इतिहास के संपूर्ण जानकारी इन समाचार पत्रों में मिलता है। तो ये एक प्रकार का लिखित साधन है। इसी प्रकार पत्र पत्रिकाओं को भी हमको लिखित रूप से इन ऐतिहासिक धरोहरों को संजो के रखा जाता है, तो इनसे भी हमें इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं। दैनंदिनी यानी जो हम रोज जो लिखता है अपने जीवन के बारे में, अपने कार्यों के बारे में, जो लिखने की ये जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, ये दैनंदिनी यानी रोज की रोज जो तुम्हारे साथ तुम जो करते हो, काम करते हो, तुम्हारे साथ जो घटनाएं घटती है वो लिखती है। तो ऐसे अनेक प्राचीन महान पुरुषों, संतों की दैनंदिनी से हमें उनके अच्छे विचारों व ज्ञान की जानकारी हमें प्राप्त होती है। उसी प्रकार बड़े बड़े जो प्राचीन महापुरुष, संत जो लोग हो गए हैं, वो क्या करते थे, अपने विचारों को किसी पेज में, पृष्ठ में, किताब में लिख कर रखते थे और फिर ये
उन विचारों से क्या करते थे, लोगों को प्रेरणा मिलती थी। तो ये जो जिस पुस्तक में उन्होंने ये सब लिखा वो आगे चल के क्या कहलाते हैं, ग्रंथ के नाम से जाने गए जाते हैं। तो पत्राचार यानी विभिन्न प्रकार के, हमारे देश में अनेक सत्ताएं थी, अनेक महान पुरुष हो गए हैं। तो वो अपने पत्राचार से अपने विचारों को, महान विचारों को क्या करते थे, उकेरते थे। और वो उनसे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती थी, उनके बलिदान की जानकारी प्राप्त होती थी। अब हम देखेंगे अभिलेखागार में उपलब्ध कागज दस्तावेज। लेखागार में उपलब्ध दस्तावेज यानी उस समय जो उनके जो कामकाज होते थे शासन काल में, उनके जो कागज है, दस्तावेज है, उनसे भी हमें इतिहास के कालखंड की संपूर्ण जानकारी प्राप्ति है। ये सरकारी गजट यानी सरकारी जो कामकाज होता था वो एक प्रकार की हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। फिर है डाक टिकट यानी डाक के जो हमारी जो चिट्ठी रहती है, लिफाफे होते हैं, उसमें डाक टिकट क्या करते हैं, चिपकाया जाता है। ये जो डाक टिकट है ये किसी महान शासन में महान व्यक्तियों के नाम से डाक टिकट तैयार होते थे। तो उनके व्यक्तियों यानी डाक टिकट में उस विशेष व्यक्ति के क्या रहती थी, उसमें फोटो रहती थी और उससे उस व्यक्ति का इतिहास हमें क्या मिलता था, जानकारी प्राप्त होती थी। ठीक है, ये पोस्ट साहित्य यानी ऐसे जिसमें संग्रह, जिसमें सभी की जानकारी प्राप्त होती है। इन सब का समावेश लिखित साधन में होता है। ये है शिलालेख यानी बड़े बड़े पत्रों में उस शासनकाल अपने निर्णय, अपने विचार, ठीक है, ये क्या करके रखते थे, अपने उपदेश इन शिलालेखों में लिखकर संजोकर रखते थे। यह है ताम्रपट यानी पट यानी ऐसा छपटा हुआ, ताम्र यानी जैसे छपटे वस्तुएं रहती थी, वहाँ पर वे जो वहाँ के जो शासन काल के जो राजा रहते थे वो क्या करते थे, जैसे पहले कागज का निर्माण नहीं हुआ था, कागज कैसे निर्मित होता उन्हें नहीं पता था। ठीक है, तो उस समय फिर जो वस्तु मिलती थी वहाँ पर वो लिख कर रखते थे ताकि जो लिखा हुआ है उससे हमें उस काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती थी। यानी इस प्रकार वो लिख कर रखते थे ताकि वो क्या करे, दोबारा उसे स्मरण कर सके, संजो के रखने की एक प्रकार की ये क्या थी, एक साधन था। इसी प्रकार ये जो भोज वृक्ष है, तो भोज वृक्ष की जो छाल रहती है, छाल यानी छिलका, तो ये जो भोज वृक्ष है ये कहाँ पर पाया गया, कश्मीर में। ठीक है, तो ये जो भोज वृक्ष होते हैं इसकी जो छाल होती है उसमें निकाल कर क्या करते हैं, लिखते हैं। तो यह इनसे भी हमें ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। उकेरे हुए छोटे शिलालेख यानी ये जो शिलालेख है इसमें विभिन्न प्रकार के
चित्र उकेरे गए हैं। इन चित्रों से हमें उस कालखंड की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ये है पुरातन वस्तुओं का वर्णन। यहाँ पर जो लिखा हुआ है मिट्टी की टिकिया है, ये एक प्रकार की ऐसी टंकी के समान। यहाँ पर आपने देखा यहाँ पे उकेरा गया है, लिखा गया है, तो जिससे देखकर हमें उस कालखंड की जानकारी प्राप्त होती है। ये है एक प्रकार का राजपत्र है, ठीक है। यहाँ पर पत्र से हमें उस समय की ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। आदेश है एक प्रकार का। ये है तो गौड़ा ताम्रपट है, तांबे का एक पत्र है। इसमें देखो किस प्रकार का चित्र बना हुआ है और इसमें कुछ लिखा हुआ है। विश्व स्तर तक पहुंचने वाले कपूर के योगदान को समझने के लिए उन पर प्रकाशित किया गया यह डाक टिकट महत्वपूर्ण साधन है। देखो ये क्या कौन है, ये व्यक्ति है और इन्होंने विश्व स्तर पर क्या किया था, योगदान किया था। इसलिए उनके इस महान कार्य के कारण उसके नाम पर एक क्या किया गया, डाक टिकट क्या किया गया, बनाया गया और उसका उपयोग चलन में किया गया, ठीक है। यह भी एक प्रकार का लिखित साधन है। अब आपने देखा होगा रामायण। रामायण से भी हमें प्राचीन कालखंड की जानकारी प्राप्त होती है। यह एक प्रकार का क्या है पता है, यह एक प्रकार का ग्रंथ है, ठीक है। इसके अध्ययन से हमें प्राचीन संस्कृति, प्राचीन कालखंड का अध्ययन होता है। ये क्या है, वैदिक साहित्य है, वैदिक ग्रंथ है। इसके अध्ययन से भी हमें प्राचीन जो संस्कृति है, आर्य, द्रविड़, ठीक है, उनका अध्ययन होता है। ये है साहित्य, देखो किस प्रकार के साहित्य है। इस प्रकार का वे संग्रह करके रखते थे ताकि हमें उस संस्कृति की, ठीक है, उन वहाँ के माहौल की, परिस्थिति की जानकारी का अध्ययन, जानकारी प्राप्त होती है और अध्ययन होता है। ये है लोक साहित्य, ठीक है। इससे भी हमें संस्कृति की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। आगे का पाठ हम अगले वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं।